हेलो एवरीवन, तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लर्निंग थ्योरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हमने स्किनर की थ्योरी और थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में समझा है। आगे हम पावलोव की अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया और इसमें क्या क्या किस पे प्रयोग किया गया और क्या क्या निष्कर्ष निकाले गए, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, ये एक रूसी शरीर शास्त्री थे, IP पावलोव, इनके द्वारा दिया गया है। ये क्या थे, इनको 1904 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन्होंने डाइजेशन पे वर्क किया था और ये एक शरीर शास्त्री थे। बाद में इन्होंने जो है मनोविज्ञान में ये आए, शिक्षा मनोविज्ञान में इनके प्रयोग को जाना गया। शुरू में ये क्या थे, शरीर शास्त्री थे। तो इन्होंने डाइजेशन पे वर्क किया था, इसके लिए इनको 1904 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अभी जो पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, जैसे आपने देखा था थॉर्नडाइक की थ्योरी और स्किनर की थ्योरी में। थॉर्नडाइक की थ्योरी में SR बॉन्ड बन रहा था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, पहले स्टिमुलस प्रेजेंट किया जा रहा था, फिर रिस्पॉन्स आ रहा था। स्किनर में उल्टा था, रिस्पॉन्स पहले था, उसके बाद स्टिमुलस मिल रहा था, RS बॉन्ड बन रहा था। इसमें जो बॉन्ड है वो SS बॉन्ड है, स्टिमुलस टू स्टिमुलस ही बॉन्ड है। यानी जो भी बॉन्ड बनेगा वो दो स्टिमुलस के बीच में बनेगा। जो रिस्पॉन्स है वो एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पे शिफ्ट होता है इसमें। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पावलोव ने ये सिद्धांत दिया है। इनका जो प्रयोग है वो किस पर था, कुत्ते पर था। ये प्रयोग इन्होंने किया था। इसके लिए एक बॉक्स लकड़ी का इन्होंने तैयार किया, इसमें कुत्ते को खड़ा कर दिया और एक निश्चित टाइम था, उसके बाद कुत्ते के सामने भोजन लाया जा सकता था। इस उपकरण में क्या किया गया कि बेल बजाने के लिए और भोजन प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग बटन बनाए गए थे और उसका जो कुत्ते की लार ग्रंथि है उसमें एक नली लगा दी गई थी, जिससे जो कुत्ते की लार है वो एक बीकर में इकट्ठी की जा सके। ठीक है, ये पूरा सेटअप हो गया था उसका। अब जब परीक्षण शुरू किया गया तो सबसे पहले क्या किया गया, भोजन का बटन दबाया गया और कुत्ते के सामने भोजन आ गया। भोजन आते ही कुत्ते की लार निकलने लगी। ठीक, अभी क्या था, फूड क्या था, एक अनकंडीशन्ड स्टिमुलस था और सलाइवा क्या थी, एक अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स थी, एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी, ये नेचुरल थी। फिर प्रयोग का अगला चरण जब आया तो उसमें क्या किया गया, सिर्फ बेल बजाया गया। ठीक है, बेल बजी तो कुत्ते की लार नहीं आई, क्योंकि बेल जो था वो इस टाइम क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस था। उसके बाद बेल और भोजन दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया गया कुछ दिन तक, जो अगला चरण था। इसमें जैसे घंटी का बटन दबाया गया, तुरंत भोजन का बटन दबा दिया गया, दोनों एक साथ प्रेजेंट किया गया उसके सामने कुत्ते के। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, कई दिनों तक जब ये क्रिया दोहराई गई कि वो कंडीशनड हो गया, उसका रिस्पॉन्स बेल से। जब सिर्फ बेल बजाएगी कुछ दिन के बाद तो भी उसके मुंह में लार आ गई, उसके मुंह से लार निकलने लगी। तो ये क्या हो गया कि जो उसका रिस्पॉन्स था वो शिफ्ट हो गया भोजन से घंटी पे, घंटी की आवाज़ सुन के भी उसकी लार निकलने लगी। अब इसका अगर हम विश्लेषण कर लें कि इससे क्या निष्कर्ष निकला, तो जो कुछ टर्म है पहले हम समझ लेते हैं। UCS यानी अनकंडीशन्ड स्टिमुलस क्या है, फूड है। अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स सलाइवा है। फिर न्यूट्रल स्टिमुलस बेल है, पहले कंडीशनिंग जब नहीं हुई है, और फिर जब कंडीशनिंग हो जाएगी उसके बाद कंडीशन स्टिमुलस बेल है और कंडीशन रिस्पॉन्ड क्या है, सलाइवा है। अब ये 3 चरण थे इसके, जिसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या था, बिफोर कंडीशनिंग, यानी कंडीशनिंग के पहले अनकंडीशन्ड स्टिमुलस था फूड और अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्ड था सलाइवा। न्यूट्रल स्टिमुलस था बेल, यानी भोजन जब उसके सामने प्रस्तुत किया जा रहा था एक नेचुरल स्टिमुलस की तरह, तो उसका जो नेचुरल रिस्पॉन्स था वो ये था कि सलाइवा बाहर आ रही थी। फिर कंडीशनिंग कराई गई। कंडीशनिंग के दौरान क्या हुआ, UCS और NS को एक साथ प्रस्तुत किया गया, यानी कि फूड और बेल, इसको एक साथ जब प्रेजेंट किया गया तो भी अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, क्योंकि क्या था, भोजन की वजह से वो सलाइवा आ रहा था बाहर। फिर जब उसकी कंडीशनिंग हो गई, उसको ये लग गया कि अच्छा बेल बजेगी तो भी हमें फूड मिलेगा, तो
सिर्फ बेल बजते ही क्या हो गया, उसकी लार बाहर आने लगी। तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया। जो अनकंडीशन रिस्पॉन्ड था वो क्या हो गया, कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। तो फिर ये बेल बजी कंडीशनिंग के बाद और सलाइवा बाहर आई। तो ये आपका कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। अब हम देख लेते हैं कि ये जो पूरा प्रयोग हुआ इसका लर्निंग में कैसे, ये जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया इसका लर्निंग में कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, लर्निंग थियरीज हैं। तो ये इस प्रयोग का जिन्होंने निष्कर्ष निकाला उसका फिर लर्निंग में क्या यूज़ है, बच्चों को पढ़ाते समय हम उसको क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन सब के बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो अनुबंधित अनुक्रिया है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो इस अनुक्रिया को प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस। देखिए, जब बार बार उसके सामने जो स्टिमुलस थे वो प्रेजेंट किए जा रहे थे, उसकी आवृत्ति बार बार बढ़ रही थी, तो उसको प्रैक्टिस का ज़्यादा अवसर मिल रहा था कि उसके सामने फूड लाया गया तो उसकी लार निकली, फिर उसके सामने बेल बजाया गया, उन दोनों को पेयर किया गया। तो बार बार जब उसके सामने ये चीज़ें रिपीट हुई तो क्या हुआ, उसका जो रिस्पॉन्स था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये क्या हो गया कि प्रैक्टिस जो होती है वो इसको प्रभावित करती है। जब आप बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्या होगा, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर है समय। उद्दीपकों की उपस्थिति में जो समय दिया जाता है उसका भी क्या होता है, अनुक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। अभिप्रेरक यानी कि मोटिव्स, रिस्पॉन्स को प्रभावित करने वाला ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये रिस्पॉन्स को क्या करता है, प्रेरित करता है। जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है कि अगर आप फर्स्ट आएंगे क्लास में तो आपको प्राइज़ दिया जाएगा, या होमवर्क पूरा करके लाएंगे तो आपको स्माइली दी जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये मोटिव है, उनको क्या करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं कि अच्छा मुझे ये रिस्पॉन्स करना है, और वो अपना उनका जो रिस्पॉन्स है वो स्ट्रॉन्ग होता है इससे। फिर है बुद्धि। तो जो कंडीशनिंग है वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्या है, समायोजन है जो कंडीशनिंग होती है। तो ये किस पर डिपेंड करती है, इंटेलिजेंस लेवल पर। जो अधिक बुद्धिमान वाले लोग होते हैं उनकी जो कंडीशनिंग है वो जल्दी होती है। फिर है अवस्था और आयु। जो कंडीशनिंग है वो आयु पर निर्भर करती है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कंडीशनिंग थोड़ा जल्दी होती है, वो शीघ्र ही मतलब वस्तुओं और घटनाओं के साथ अपने आप को अनुबंधित कर लेते हैं। और फिर है वातावरण। वातावरण में जो क्रियाएं होती हैं या जो भी हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, हम उनसे भी कहीं ना कहीं जो है अपने आप को फिर हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल से समझें, आप कहीं बाहर गए होंगे, जैसे मैं अपने एक एग्जांपल से बताऊं, जब शुरू में हम हॉस्टल गए थे तो जो वहाँ जैसे गांव का जो वातावरण होता है वो ऐसा होता है कि मतलब गांव में इतना ज़्यादा, तो जैसे कोई भी बाइक वगैरह हो गई आई, उसके बाद जैसे कार वार या ऐसे इतना तो आते जाते नहीं रहते हैं। लेकिन जो मेन रोड पे है, जब आप शहर में, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पूरी रात मतलब कोई कार आ रहा है, कोई बस आ रही है। तो ऐसा लगता था शुरू में कि यहाँ तो फिर नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा शोर होता रहता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो एक ऐसी कंडीशनिंग हो गई कि फिर उसी में ही नींद आने लगी। तो वो क्या हो गया, उस इन्वायरमेंट से मेरी कंडीशनिंग हो गई। तो ये आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि वातावरण, आपके आसपास के वातावरण में जो भी चीज़ें होंगी या जो भी क्रियाएं होंगी वो कहीं ना कहीं आप क्या हो जाते हैं, उससे आपकी कंडीशनिंग हो जाती है। तो ये अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब हम देख लेते हैं शैक्षिक महत्व क्या है इसका, कि लर्निंग में इसका कैसे यूज होता है। तो जो भी अधिगम होता है वो अनुबंधन प्रक्रिया के अनुसार ही गतिमान होता है। जो भी लर्निंग आपकी होती है वो कहीं ना कहीं कंडीशनिंग के थ्रू ही होती है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझें कि जो बच्चे होते हैं वो जिनसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, जो भी उनके रिलेटिव्स हो गए या उनके टीचर्स हो गए, वो जिससे ज़्यादा अटैच होंगे उससे क्या होगा, उनसे वो ज़्यादा मिले जुलेंगे। और कुछ लोग क्या होंगे कि जिनसे वो अटैच नहीं होंगे, या कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो उनको बार बार डांट देते होंगे, या कुछ रिलेटिव ऐसे होंगे जो सिर्फ पढ़ाई के ही पीछे पड़े हैं और कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं कि तुम्हारा हाल चाल कैसा है, तुम कैसे हो। तो क्या हो जाएगा, वो उनसे नफ़रत करने लगते हैं।
तो ये क्या हो गया, वो लर्निंग, वो कंडीशनिंग उनकी शुरू से हो जाती है। तो ये जो अधिगम है वो क्या हो जाता है, वो कंडीशनिंग से ही शुरू होता है, उसी के अनुसार ही वो गतिमान होता है। और जो बालक की रुचि है, जो उसकी आदतें हैं, जो भी उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो भी कहीं ना कहीं क्या होती है, वो शेप कंडीशनिंग के थ्रू ही लेती है। तो ये क्या हो गया, शैक्षिक महत्व हो गया। और बच्चे के जो भी व्यवहार उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं कंडीशनिंग के थ्रू, ये टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए शैक्षिक महत्व के। इस तरह से आपकी एक और लर्निंग थ्योरी को हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सजेशंस कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।